हम बात करेंगे उस टारगेट की जो बीजेपी ने अपने लिए सेट किया है। बीजेपी ने 370 का टारगेट अपने लिए सेट किया है और ये कैसे हासिल होगा इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। आपको बताएं कि अगर बीजेपी 370 के टारगेट को पार करना चाहती है तो उसे 77 सीटों में से 64 सीटें पहले फेज में जीतनी होगी। आपको बताएं कि बीजेपी 77 सीटों पर पहले फेज में चुनाव लड़ रही है और उसको 64 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, यानी कि अच्छा खासा स्ट्राइक रेट यहां पर बीजेपी को चाहिए अपने मिशन 370 को पूरा करने के लिए। और स्ट्राइक रेट क्या होगा? वो स्ट्राइक रेट होगा 83% का। जी हां, 83% का वो स्ट्राइक रेट होगा जो बीजेपी को 370 के मिशन तक पहुंचने में मदद करेगा। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस रहा पहले चरण में, स्ट्राइक रेट कैसा रहा, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, अब आप बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था पहले चरण में 2019 की अगर हम बात करें तो 49% था। 2024 में क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है। ये थोड़ी देर में साबित हो जाएगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब साबित हो जाएगी पहले फेज में बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पहले फेज में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 19% रहा। 24 में क्या होगा ये तस्वीर साफ होनी बाकी है। ये तो बात हुई पहले चरण के स्ट्राइक रेट की। कुछ और आंकड़े जो इस तस्वीर को कुछ और हद तक साफ करेंगे वो भी आपके सामने आ रहे हैं। यह स्ट्राइक रेट हुआ 2019 का, पहले चरण का आपने देख लिया। पूरे चुनाव की हम बात कर लेते हैं। पहले चरण में बीजेपी का 49% था, कांग्रेस का 19%। और पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो 69% बीजेपी का स्ट्राइक रेट था, यानी कि जितनी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसमें से 69% सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 12% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा। तो चाहे पहला चरण हो चाहे पूरा चुनाव हो, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले स्ट्राइक रेट में पिछड़ती हुई नजर आई। 2019 की तस्वीर आपने देखी, 2024 की साफ होनी बाकी है। और आंकड़े आपको बताते हैं जिससे कि आपको समझने में मदद मिल सके जो 370 का टारगेट बीजेपी ने अपने लिए रखा है वो किस तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा। और जब बात आती है चुनाव प्रतिशत की तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वोटिंग परसेंटेज को समझने के लिए भी बहुत सारा गुणा गणित लगाया जाता है जिससे कि अंदाजा लग सके कि किस तरीके का हिसाब किताब रहेगा सामने। तो 102 सीट का हिसाब किताब हम दिखाते हैं वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। देखिए, यहां पे मुकाबला 2014-2019 के बीच है। 2019 में 79 सीटें ऐसी थी जहां पर मतदान बढ़ा तो 43 सीटों पर विजेता पार्टी की हार हुई। जो 2014 में जीती थी उसकी 43 सीटों पर हार हो गई। ये एक तस्वीर का एक पहलू है कि मतदान बढ़ने पे सीटें हारी विजेता पार्टी। अब एक और तस्वीर देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। जब मतदान कम हुआ 2014 के मुकाबले 2019 में 23 सीटें ऐसी थी जहां पर मतदान कम हुआ, वहां पर जो विजेता पार्टी थी पिछले चुनाव में वो 18 सीटों पर चुनाव हार गई। तो ये जो मतदान बढ़ने घटने का जो सिलसिला है इसे डिकोड करना भी आसान काम नहीं है। तो बीजेपी के टारगेट 370 के हासिल करने के लिए ये तमाम आंकड़े इस तस्वीर को डिकोड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखना यह है कि 2024 के अंदर क्या स्थिति रहती है, बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस करती है, पहले चरण में कैसा परफॉर्मेंस करती है और बाकी के 6 चरणों में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। ताबिश, बिल्कुल, आपने यहाँ पर देखा जो 370 का लक्ष्य है बीजेपी का, उसके लिए जो पहला चरण है इसमें स्ट्राइक रेट को सुधारना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा अगर वो इस लक्ष्य को हासिल यहाँ पर करना चाहते हैं। और इसलिए ये काफ़ी मायने रखेगा कि वोटिंग परसेंटेज किस तरह की होती है, क्योंकि उसी से अनंत इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोगों का रुझान किस तरह का रहा है। वो ज़्यादा उत्साहित थे, नाराज़ थे अपने सांसद से, या किस तरह से जो है उनकी सोच रही इस बार के चुनाव में। लेकिन आज पहले चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े नाम जो हैं वो भी उनकी सीटें भी शामिल हैं। नागपुर में आप देखें नितिन गडकरी उन्होंने यहाँ पर वोट डाला, इसी तरह चेन्नई, खटीमा और ये अलग अलग जगहों पर वोटिंग जो है हमने आपको दिखाई। अब कुछ जगहों पर आपको लिए चलते हैं और वहां पर हमारे सहयोगी जो है वो मौजूद हैं और वहां से जानते हैं कि क्या हाल है इन सीटों पर। मनीष कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गया में किस तरह की वोटिंग रही वो बताएंगे। अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं जो दंतेवाड़ा की बात जो है वो बताएंगे, वहां का क्या हाल रहा आज। अमृतांशी जुड़ेंगी छिंदवाड़ा से जो कि कमलनाथ की सीट रही है, कांग्रेस का काफी मजबूत गढ़ ये रहा है। और हमारे साथ रवीश भी जुड़ेंगे रामपुर सीट से, रामपुर आजम खान की माफ कीजिएगा सीट रही है। लेकिन मनीष जी पहले आपके पास यहाँ पर आते हैं। बिहार में अभी तक जो 3 बजे का हमने आंकड़ा देखा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि पिछली बार भी ओवरऑल भी बहुत ज्यादा बिहार का वोटिंग परसेंटेज नहीं था। तो क्या गर्मी वजह इसकी है, लोगों में उत्साह कम है, क्या वजह जो है वहां पर दिख रही है इस बार?
ताबिश इसके 3 कारण हैं। गर्मी एक कारण है, लेकिन लोकसभा चुनाव हर बार इसी समय होता है और पिछले बार भी इन चारों लोकसभा सीटों पर जहां आज मतदान हुआ है तो वोटिंग का जो प्रतिशत था वो 60% से कम था और इस बार भी वो 50 से 55% ही रहेगा। लेकिन इसके कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे ये गया शहर का ये मतदान केंद्र है, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 5 बजे अब वोटिंग यहाँ पर आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन कोई भी जो है शहरी मतदान केंद्र होने के बावजूद भी कोई भी वोटर अब यहाँ पर नहीं है जिसके लिए जो है वोटिंग का समय जो है वो एक्सटेंड किया जाए। और इसका कारण यह है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनको अति आत्मविश्वास रहता है कि वोटर जो हैं वो खुद, चूँकि उनके पास में इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा कार्यक्रम है कि वोटर खुद ही आएंगे और यही शायद एक बड़ा आपके कारण पास है। फटाफट रुक कर लेते हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द तमाम तस्वीरें दिखानी है अपने संवाददाताओं के जरिए। अनुराग का यहां पर रुख करते हैं। अनुराग, आप भी अपने पीछे के मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइए, वहां पर इस समय क्या स्थिति है और जो मतदान हुआ दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में वो क्या इशारा कर रहा है? देखिए, मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में हूं और यहाँ पर एक ही सीट पर मतदान था, वो है बस्तर का। और बस्तर में जो 6 विधानसभा सीटें जहां मैं खुद मौजूद हूं, वहां दोपहर 3 बजे तक ही मतदान खत्म हो चुका है, चूँकि नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए मेरे पीछे कोई मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाना संभव नहीं है। सिर्फ जगदलपुर में 5 बजे तक मतदान होना था, तो अब जहाँ तक मतदान हुआ है वहाँ 58% के आसपास वोटिंग हुई है। जगदलपुर का आंकड़ा थोड़ी देर में आ जाएगा। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा आपको उत्साहवर्धक आंकड़े नहीं हैं वोटिंग के लिहाज से, पर भयानक गर्मी पड़ रही है और बहुत बड़ा भौगोलिक इलाका है बस्तर का। कुछ जगहों से पोलिंग पार्टी को आने में भी वक्त लगता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे पीछे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कवासी लखमा जो 6 बार से विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे हैं, दादी के नाम से मशहूर हैं, और बीजेपी के बीच में ही है। वैसे 11 उम्मीदवार हैं पूरे मैदान में और छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों पर जो मतदान है इसके बाद होगा। का रुख करते हैं, वहां पर उत्तराखंड में मतदान की क्या स्थिति है? किशोर, आप जहां पर हैं वहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तराखंड में 5 बजे तक वोटिंग होनी थी, वो पूरी हो चुकी है। मैं एक मतदान स्थल पर हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी फिलहाल यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्स है, पीठासीन अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ईवीएम मशीन है उसको पैक किया जाए पूरी तरह से। अब यहां पर पूरी वोटिंग हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लोग बाकी हो। ये पूरा जो वोटिंग यहाँ पर स्टेशन था खाली हो चुका है और लगभग यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, एक जगह पर अगर देखें तो यहाँ पर फिलहाल दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी पे है। अभी फिलहाल अंदर पीठासीन अधिकारी यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है, आंकड़े हैं, उनको अभी सील कर रहे हैं। सामने से तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सील कर रहे हैं ताकि इसको स्ट्रांग रूम में ले जाया जा सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वोटिंग का पैटर्न है वो 3 बजे तक अगर देखा जाए तो इस बार बेहद कम रहा है, यानी 3.5% कम रहा है। ये थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है कि जो इलेक्शन लड़ रही पार्टियां हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है कि 3% फिलहाल पिछले लोकसभा चुनावों के मुताबिक कम रहा है। जी बिल्कुल। अब हर्षा के पास हमारे चलते हैं हम। राजस्थान में जो है अब तक क्या हाल रहा है इस पहले फेज में वोटिंग का, वहां पर चलते हैं। हर्षा, अभी हम 370 जो बीजेपी का लक्ष्य उसकी बात कर रहे थे और उसमें स्ट्राइक रेट का जब जिक्र जो है आया है, उसमें इस पहले फेज में कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए ये जो है यहाँ पर साफ होता है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो ये उन राज्यों में से है जहां पर बीजेपी दोहराना चाहेगी अपने प्रदर्शन को। तो यहाँ पर आज कैसा दिन रहा, कैसी वोटिंग रही? देखिए, करीब 3 बजे तक 40-50% के आसपास रही है वोटिंग। इलेक्शन कमीशन के जो फिगर्स हैं, जाहिर है वो शाम तक थोड़ा और बनेगा और फाइनल फिगर्स शाम तक आएंगे। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जो 66% जो पिछली बार राजस्थान का वोटिंग हुआ था, लग नहीं रहा है कि वहां तक वो टच करेगा। और अभी भी हम यहाँ एक पोलिंग बूथ पे हैं जो हार्ट ऑफ द सिटी में है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। मतलब शाम का समय है, लोग को आके वोट करना चाहिए। एक आध आपको मतदाता 2 लोग वहाँ से निकल के दिख रहे, एक यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो काफ़ी वीरान सा है। जबकि शाम के टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि गर्मी बहुत थी आज और काफ़ी गर्म हवा, लू चल रही थी राजस्थान में,
लेकिन यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, एक दो लोग अभी आ रहे हैं, जबकि शाम के टाइम जो होता है, शाम के समय में वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ता है। तो लगता नहीं है कि पिछली बार जैसे वोटिंग परसेंटेज इतना उस मतलब वो आंकड़े को छुएगा, ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल। जी, अगर बात करें राजस्थान में जो लोगों ने जो आप बता रहे हैं कि उतना उत्साह वोटिंग के लिए नहीं देखा गया, तो अगर मुद्दों की बात करें तो राजस्थान में जो पूरा सियासी पारा रहा, किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, लोगों की क्या सोच रही, लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें रही है राजस्थान में। एक तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है बीजेपी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आसपास केंद्रित रहा है, और कई ऐसे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, दोनों ने सोशल वेलफेयर प्लान अपनाया है। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट का एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में काफ़ी वो सीट्स हैं, भरतपुर, धौलपुर और दौसा, उस साइड की जो सीट्स हैं वो इस कनाल प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिट करेंगी। हम लोग सब जानते हैं कि राजस्थान बहुत सालों से पानी के अभाव में रहा है, और जो हर घर नल है वो जो प्रोजेक्ट है, राजस्थान को उम्मीद थी कि कहीं जगह वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ करेगा, लेकिन अब जब ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट को जब सरकार बदली है, आपस में नैरेटिव ये रहा है कि कांग्रेस ने लटकाया, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नहीं कर रही थी, तो आरोप प्रति आरोप का दौर चला है, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासकर उस एरिया में। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर है, कास्ट फैक्टर, इस बार बहुत ज्यादा डोमिनेंट दिख रहा है, और जो कास्ट के कैलकुलेशंस हैं वो काफी, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं या जो विशेषज्ञ हैं या जो लोग ग्राउंड पे हैं, वो काफी जातिगत राजनीति के कैलकुलेशंस को दोबारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अनुराग भी हमारे साथ हैं। अनुराग, आपके पास वापस लौटते हैं। विकास एक बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में, लेकिन छत्तीसगढ़ में खासकर दंतेवाड़ा और यहाँ पर बस्तर में विकास के अलग मायने होते हैं। नक्सल भी एक मुद्दा थोड़ा जो है बना, हाल फिलहाल में कुछ बयान भी उस पर आते हुए दिखे। वहां पर क्या मुद्दे जो है इस बार चर्चा में रहे, और नक्सल को लेकर क्या जो है वो वहां पर समस्याएं हैं लोगों की, उनके बीच क्या चर्चा रही इस बार? बिल्कुल आपने ठीक कहा ताबिश। और देखिए, आप 3 दिनों पहले ही अब तक के सबसे बड़े एक ऑपरेशन में 29 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने। तो कहीं ना कहीं अब बहुत अंदर की तरफ सुरक्षा बल जाते जा रहे हैं। तो ये जो पीरियड होता है इसको TCOC का पीरियड कहते हैं, टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इसमें अक्सर देखा गया है पिछले 10 सालों में कि सुरक्षा बलों को घेर करके मारा है नक्सलियों ने, और जितने बड़े हमले हुए हैं इसी दौरान हुए हैं। लेकिन अगर इस दफ़े की बात करें तो अब सुरक्षा बल अंदर से जा रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं, क्योंकि कांकेर में जिस तरह से मारा है सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को, उसमें पूरी एक रणनीति काम की है कि किस तरह से पहाड़ को तीनों तरफ से घेरा है, सामने से चढ़े हैं, और फिर नक्सलियों ने जब पहला फायर किया तो उसके बाद हमला करते हुए ताबड़तोड़ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें डिविजनल कमेटी के लोग थे और बड़े नक्सलियों को मारा गया है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा बल यहाँ पर जो नक्सलियों का रहा ही है। एक सुरक्षा, देखिए इस तरह से आप मेरे पीछे, अगर मेरे कैमरा सहयोगी शायद आपको पैन करके अभी ना दिखा पाए हों, लेकिन अगर और कुछ सुरक्षाकर्मी लौट रहे होंगे मतदान दल के साथ तो हम आपको दोबारा वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा रोजगार, क्योंकि जहाँ अक्सर इस तरह की समस्या होती है वहाँ पर रोजगार एक बड़ी समस्या हो जाती है। जो कोंडागांव का बेल्ट है वो मक्के का एक बड़ा बेल्ट है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। इस तरह की चीज़ें, इमली का बहुत बड़ा बाजार है बस्तर, और यहाँ की इमली विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इमली का प्रोसेसिंग प्लांट जो रहना है या उसको लघु वनोपज में माना जाता है, उसके पैसे वक्त पर लोगों को नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें दिखने में छोटी हैं लेकिन बड़ा असर डालती हैं। साथ ही साथ सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। कई गांवों में हमने देखा कि अब नल जल भी जाने लगा है। देखिए मेरे कैमरे से होगी, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवान इस तरह से अनुराग आते हैं आपके पास, और भी आपसे तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच हम सीधे रवीश का रुख कर लेते हैं। यूपी की 8 सीटों में आज पहले चरण में मतदान हुआ है। रवीश इस समय मुरादाबाद में मौजूद हैं। रवीश, मुरादाबाद की सीट काफी चर्चा में रही थी, यहां पर काफी खींचतान खासकर समाजवादी पार्टी के खेमे में देखने को मिली थी उम्मीदवार को लेकर। तो इस समय आज आपने क्या तस्वीर वहां पर देखी, कैसा रुझान वोटर्स का वहां पर देखा, और क्या जो सीट का खींचतान था, जो कंफ्यूजन था, उसको लेकर कोई दुविधा वोटर्स के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच दिखी? जी देखिए, वोटर्स के बीच में कोई उस तरीके से दुविधा मुरादाबाद में नहीं दिख रही है। हाँ, 2-3 दिन पहले तक जो है, चूँकि समाजवादी पार्टी ने अंतिम वक्त पर SD हसन जो कि निवर्तमान सांसद हैं उनका टिकट काटा था, कुछ नाराज़गी थी, लेकिन फिर
रुचि वीरा को उनकी जगह पर यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। चूँकि ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ मानी जाती है और निर्णायक स्थिति में यहाँ पर मुस्लिम मतदाता रहते हैं, तो इसके चलते जो है वो तमाम सारे लोगों के अंदर थोड़ी नाराज़गी थी कि रुचि वीरा जो कि बाहरी उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से लड़ाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद में समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ कर बैठा, मीटिंग करवाई और फिर अब उस तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी के सर्वेश सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो बीमार हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं। उनके जो बेटे हैं विधायक हैं वो उनका प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुरादाबाद की अगर हम बात करें या फिर रामपुर की बात करें, आज सुबह में रामपुर में भी था, तो ये दोनों ही जो सीटें हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ में है। और आज भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, यहाँ मुरादाबाद आए हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए उनका मुकाबला तभी किसी पार्टी के साथ में होगा जब वो पार्टी 45% से ज़्यादा वोट लेकर जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो स्टेक है, जो वोट का शेयर है, वो तकरीबन 50% के आसपास में है। तो वो ये बात कह रहे थे कि वो मुकाबले में तभी किसी पार्टी को मानेंगे जब 50% के आसपास उनका वोट शेयर होगा। तो निश्चित तौर पर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रामपुर और जो मुरादाबाद है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो सीधी टक्कर उनको दिखाई दे रही है। बीजेपी इस बारे में भी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि उसको बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को दूसरी जातियों के वोट नहीं मिलेंगे और बीजेपी को जो है वो सारी जातियों को वोट मिलेंगे। तो इस बारे में बीजेपी का इसलिए बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का इन दोनों जिलों की अगर हम बात करें लोकसभा सीटों पर, तो बीजेपी के साथ मुकाबला है। लेकिन रवीश, ये जो सीटें हैं इस बार के चरण में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक तो आजम खान का टेस्ट हो जाएगा कि उनका कितना प्रभाव यहाँ पर है, क्योंकि समाजवादी के कार्यकर्ता ही नाराज जो है नजर आ रहे थे रामपुर मुरादाबाद में। दूसरा आरएलडी के लिए भी होगा कि अब बीजेपी के साथ हैं तो वो कितना अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में यहाँ पर इस बार चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और आंकड़े, कुछ और जगह से अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ताबिश, 102 सीटें, 21 राज्य और उनमें से जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। 80 सीटें और 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को एक ओवरव्यू दे सकें, एक स्थिति, एक तस्वीर वहां की दिखा सकें। क्या कहना है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिए तो कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की सीट से जो है चुनाव लड़ते हैं। 80 सीटें हैं और देखिए यहाँ पर क्या कुछ जो है वो होता है। और इसलिए कुछ सीटें जो इस चरण में जहाँ पर चुनाव हो रहा है उस पर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों न सिर्फ समाजवादी के लिए महत्वपूर्ण है, आरएलडी के लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। बीजेपी के लिए तो है ही कि वो चाहेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जीतें, अगर 370 उनको पहुँचना। सीधे वैभव का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर ताबिश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगीना एक सीट है, वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मुकाबला वहाँ पर होने वाला है। हम सीधे वैभव से बात करेंगे। वैभव, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर आज मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीर आपने देखी, उत्साह कैसा देखा वोटर्स के बीच, और दूसरी बात, यहाँ का जो सियासी समीकरण है उसमें चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी कितना दिलचस्प बनाती है इस मुकाबले को? जी बिल्कुल, मैं नगीना सीट के ही एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। नगीना की सीट चंद्रशेखर रावत की एंट्री से, जो कि एक दलित यूथ आइकॉन है, उनकी एंट्री से काफ़ी अहम हो गई है। यहाँ पर जो स्थानीय समीकरण हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। तकरीबन 40 से 45% जो आबादी है, वोटर्स हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और यहीं करीब 20 से 25% जो वोटर्स हैं दलित हैं। अगर दोनों को मिला लें तो तकरीबन 60-65% जो वोटर्स हैं, एक बड़ा चंक है वो दलित प्लस मुस्लिम हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई भी उम्मीदवार इन दोनों समुदायों को अपने पाले में कर ले तो उसकी जीत एक तरह से सुनिश्चित हो जाती है। यही कारण है कि पिछले 2019 में नगीना से बीएसपी जीती थी। इसके अलावा बिजनौर, जो कि नगीना बिजनौर ज़िले में ही आती है, वहाँ से भी बीएसपी की जीत हुई थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आरएलडी के साथ गठबंधन होने के बाद समीकरण काफ़ी कुछ बदल गए। पिछले बार आपको याद होगा कि बीएसपी और एसपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो जो मुस्लिम वोटर्स था उनका एक तरह से वो एकजुट होकर
वोटिंग हुई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो काफ़ी बटी हुई। यहाँ इस नगीना सीट की बात करें तो चंद्रशेखर रावण यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी ये सीट है। अब उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरह से टर्नआउट आया है, तकरीबन शाम 5 बजे तक यहाँ 55% वोट हो गया है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि करीब 60% के आसपास वोट होने की एक अनुमान है। शुक्रिया आपका वैभव, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।